हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्किट थ्योरी, जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है, उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट क्या होता है। तो देखिए, लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक तो एडिटिव, जिसे सुपरपोजिशन भी बोला जाता है, दूसरा होमोजेनिटी। तो आप दो फंक्शन देख रहे होंगे यहाँ पे, सेम फंक्शन में दो वैल्यू दिया हुआ है, जैसे ये V1 के लिए है और ये V2 के लिए है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आएगा आउटपुट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2 का वैल्यू सेम फंक्शन में रखेंगे। अगर वैल्यू सेम आ रहा है तो हम लोग समझेंगे कि ये एडिटिव है। लेकिन ये अगर इस सर्किट को लीनियर होना है तो ये से दोनों फॉलो करना पड़ेगा, एडिटिव एज वेल एज होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी के लिए क्या होता है, अगर कोई V1 वैल्यू रखा हुआ था किसी फंक्शन में, उसको k टाइम्स करते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है यहाँ से, उसका सेम आउटपुट आना चाहिए अगर V1 फंक्शन में रखे और k से मल्टीप्लाई करें। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट k टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट, और इधर आउटपुट का k टाइम्स सेम आ रहा है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये डिवाइस लीनियर है। तो अब देखते हैं लीनियर डिवाइसेस में कौन कौन सा आता है। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, वो लीनियर डिवाइस है। इंडक्टेंस में भी अगर उसके अंदर आयरन कोर है तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। कैपेसिटेंस लीनियर है। नॉन लीनियर डिवाइसेस जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल रहता है, जनरली वो सारे नॉन लीनियर ही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ दिया गया था कि किसी भी लूप के अंदर अगर वोल्टेज का सम किया जाए तो उसका सम 0 होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो दिया हुआ है ये सही लिखा हुआ है। जैसे ये पहला ये सही लिखा हुआ है, अगर सेकेंड वाला आंसर सेम आएगा बट ये गलत है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जाता है जनरली एग्जाम में कितने मेश का इक्वेशन चाहिए, तो इसका B मतलब ब्रांच माइनस n+1। n मीन्स नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मेश रिक्वायर्ड है। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसका इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि हमें किसी भी बड़ी सर्किट को सॉल्व करना है तो हमें चाहिए कि कम से कम समय में आउटपुट आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ मेश इक्वेशन कितना है, उसी के अनुसार हम लोग मेश इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसका आउटपुट आता है। और ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि हम लोग जब इनिशियली किसी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, फाइनली उसी पोजीशन पे आते हैं, तो उसके अंदर वर्क डन 0 होता है। और जब वोल्टेज का सम भी 0 आ रहा है तो इसका एनर्जी का चेंज 0 हुआ है। जो KVL और KCL अप्लाई होता है वो सिर्फ लम्प्ड सिस्टम के लिए अप्लाई किया जाता है। तो आप अब लोग समझ गए होंगे कि KVL क्या है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आप लोग काफ़ी सुने हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पे करंट लॉ देख रहे हैं कि कोई भी एक नोड है, जहाँ पे नोड किसे बोलते हैं, जहाँ पे मोर देन 2 एलिमेंट कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे एलिमेंट कनेक्टेड है। फिर से यहाँ पे जब हम लोग इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पे जो भी करंट आ रहा हो उसे हम पॉजिटिव दिखाते हैं, जैसे I1 + I2 + I3, और I4 बाहर जा रहा है तो इसे नेगेटिव दिखाते हैं। अगर उल्टा साइन भी ले तो चलेगा, बट ये रिप्रेजेंटेशन सही है। इसका मतलब जो अलजेब्रिक सम होता है किसी नोड पे वो 0 होना चाहिए। और 0 होने का मतलब है क्या है, करंट अगर का सम 0 हो रहा है मतलब कि चार्ज का सम 0 हो रहा है। इसका मतलब ये चार्ज बैलेंस है, कंजर्व है। और उसी तरह से जैसे हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में देखे थे कि वहाँ पे लम्प्ड सर्किट के लिए वैलिड है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी लम्प्ड सर्किट के लिए वैलिड है। और जब भी हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो नंबर ऑफ नोड्स देखते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स, प्रिंसिपल नोड n अगर है तो n-1 इक्वेशन हमें चाहिए होता है इसे सॉल्व करने के लिए।
तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये इसमें मेश इक्वेशन ज़्यादा लगाना अच्छा है या नोड इक्वेशन, यानी कि केवीएल लगाना अच्छा है या केसीएल। तो डिपेंड करता है कि अगर मेश का इक्वेशन कम आ रहा है नोडल इक्वेशन से तो केवीएल ज़्यादा बेटर है, अगर नोडल इक्वेशन ज़्यादा आ रहा है तो केसीएल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ पे लगाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। हम लोग इसे दो तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट की बात किया गया है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव एलिमेंट होता क्या है। तो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जिसमें कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नली कंट्रोल करते हैं, या सेकेंड हो सकता है कि पावर एम्प्लीफिकेशन हो जिसमें वोल्टेज गेन हो सकता है और करंट गेन हो सकता है। जब पावर एम्प्लीफिकेशन होता है तो हम लोग एक एक्सटर्नल पावर देते हैं, मतलब ऑक्सिलरी पावर देते हैं ताकि उसमें वोल्टेज गेन हो या करंट गेन हो। देखेंगे एग्जांपल हम लोग। पहले देखते हैं कि फर्स्ट वाले जो करंट ऑफ कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सर्किट कैसे होता है। तो जब हम लोग डायोड लेते हैं, एक डायोड लिए, डायोड में आप फुल सर्किट अगर एसी सप्लाई दे रहे हैं तो हाफ सर्किट आपको आउटपुट देगा, लेकिन आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल नहीं होगा, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, लेकिन कंट्रोल नहीं होगा। तो कंट्रोल नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग इसीलिए पैसिव डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना तो वोल्टेज गेन हो रहा है, ना करंट गेन हो रहा है, ना कंट्रोल हो रहा है। लेकिन अगर हम वही एससीआर लेते हैं, थायरिस्टर, तो उसमें क्या होता है, हम लोग फायरिंग सर्किट को कंट्रोल करके आउटपुट भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो हम एक्सटर्नल सिग्नल दे रहे हैं उससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रोल हो रहा है, तो ये एक्टिव डिवाइस है। अब हम लोग जैसे ओपेम्प लेते हैं, ओपेम्प ले रहे हैं तो ओपेम्प में क्या होता है कि उसमें सिग्नल का गेन होता है, तो गेन होता है, हम लोग एक्सटर्नल पावर देते हैं, इसके कारण गेन होता है। जैसे ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में भी गेन होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं, इसके कारण हम लोग को गेन मिलता है। तो आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। लॉजिक गेट से बना हुआ जैसे टीटीएल, डीटीएल, ये सब भी एक्टिव डिवाइसेस है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सर्किट पे वर्क करता है और आउटपुट उसी के अनुसार कंट्रोल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग सर्किट सॉल्व करते हैं तो एक वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज में डायरेक्टली अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, ये जो रेजिस्टेंस दिखाया गया ये अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो तो इसका जो कर्व आ रहा है आप देख रहे होंगे फ्लैट है, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन जैसे ही मान लिया कोई रेजिस्टेंस है इसके अंदर, अगर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस के क्रॉस है वो ड्रॉप बढ़ेगा तो उसका कर्व ये हो गया। और ये रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। उसी तरह से करंट सोर्स में आप लोग देख रहे होंगे पैरेलल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ रेजिस्टेंस, ये इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वोल्टेज सोर्स लगाते हैं कोई भी, अगर वैल्यू कम हो तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा, तो करंट कांस्टेंट नहीं होगा। जो ये करंट जा रहा है अगर ये ना हो तो ये कांस्टेंट करंट आएगा। लेकिन अगर ये है और वोल्टेज इसके क्रॉस बढ़ रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज का लाइन दिया हुआ है, तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी इसके क्रॉस बढ़ेगा, तो इसीलिए ये करवा रहा है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स तो हम लोग देख लिए, अब डिपेंडेंट सोर्स देखते हैं, जहाँ पे अगर करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है या करंट किसी और करंट पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज किसी और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला केस में देखते हैं करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसमें क्या है, करंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है करंट सोर्स को, तो ये सोर्स है और ये करंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये करंट कंट्रोल्ड है और ये आउटपुट वोल्टेज है। उसी तरह वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये वोल्टेज कंट्रोल किया जा रहा है और ये आउटपुट वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, तो ये वोल्टेज है जो कि कंट्रोल कर रहा है, ये आउटपुट करंट है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है।
तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसका यूज सर्किट में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेजिस्टेंस। देखिए ये सब क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा हो, लेकिन इसे थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या है रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है मटेरियल को जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रजिस्ट करता है उसी के अनुसार करंट वेरी करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कॉपर का रेजिस्टिविटी कम है, एल्युमिनियम का थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है उसी के अनुसार, ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग फिर देखेंगे कि क्या होता है। जैसे ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, तो इसमें रो होता है रेजिस्टिविटी, एल हो गया लेंथ, ए एरिया। रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा रहेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा रहेगा। रेजिस्टिविटी इन्वर्सली इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी। अगर 1/रो लिखना है तो इक्वल टू कंडक्टिविटी होता है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर मेटल है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन में कोलिजन ज़्यादा होता है। जब कोलिजन ज़्यादा होता है तो एक दूसरे से एनर्जी रिलीज या कंज्यूम हो जाता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसमें कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन वही अगर हम सेमीकंडक्टर में देखें तो सेमीकंडक्टर में क्या आता है कि उसमें एक्सपोनेंशियली राइज करता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाता है, यानी कि रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडक्टेंस। आज हम लोग इंडक्टेंस देखेंगे, इंडक्टेंस क्या होता है। तो देखिए इंडक्टेंस हम लोग देखे होंगे। इंडक्टेंस दो, एक तो एयर कोर होता है जिसमें कुछ नहीं रहता है, एक होता है कि आयरन कोर जिसके अंदर आयरन डाल दिया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कि चेंज ऑफ करंट को रजिस्ट करता है। तो ये क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ EMF प्रोड्यूस्ड अपॉन चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो देख रहे होंगे V = L di/dt। ये क्यों नहीं चेंज करने देता है, क्योंकि अगर सपोज करंट चेंज हो गया अचानक और टाइम 0 लगा तो क्या होगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो काफ़ी इनफाइनाइट के लगभग आ जाएगा। अगर इनफाइनाइट के लगभग आया मतलब कि जो इक्विपमेंट है उसको बेकार कर देगा। तो इसीलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट चेंज ऑफ करंट नहीं आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। अगर कोई सिस्टम है या कोई वायर है उसका अगर हमको इंडक्टेंस निकालना है तो n² म्यू अपॉन ए एरिया अपॉन लेंथ। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू देकर निकाल सकते हैं। और ये एक लीनियर है जब एयर कोर होता है, जिस समय उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग आयरन कोर डालेंगे तो उसका ग्राफ बिल्कुल ही अलग आता है, जिसका ग्राफ इस तरह से आता है, मतलब वो सैचुरेट हो जाता है बाद में जाके। तो इसलिए आयरन कोर जो जिसमें इंडक्टेंस में होता है वो नॉन लीनियर है, वैसे अगर एयर कोर हो तो वो लीनियर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हम लोग बहुत बार सुनते हैं क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज को स्टोर क्या करता है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जो रजिस्ट टू चेंज द वोल्टेज। अगर इनिशियली अगर वोल्टेज 0 है, अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट वोल्टेज चेंज करें, सपोज I = C dV/dt लिखा हुआ है, जो कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है इक्वल टू रेशियो ऑफ करेंट अपॉन चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अगर वोल्टेज आप बढ़ाते हैं अचानक और वोल्टेज बढ़ाते हैं और जो चेंज है टाइम का 0 है तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट चेंज नहीं करते हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस DC को कंडक्ट नहीं करता है लेकिन AC को करता है, कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे करता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ये भी दिया हुआ है, ये नॉर्मल जो कैपेसिटर होता है ये पोलराइज्ड है जिसमें कि चार्ज जनरेट हो जाता है, वेरिएबल जिसमें कि लेंथ या विड्थ चेंज करके हम लोग कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे ये कोई कैपेसिटर है,
और डीसी चार्ज नहीं है, तो इसमें क्या होगा, पोलराइजेशन आएगा, चार्ज जनरेट होगा। सपोज इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि इसमें कोई फ्लक्चुएसन नहीं है, यानी कि डीसी कांस्टेंट वोल्टेज है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो हमें दिखेगा कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग एसी देखें, एसी का वैल्यू की क्या होता है कि जब भी हम लोग एसी देते हैं, एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई में क्या होता है कि दोनों तरफ, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो दूसरे टाइम क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो दोनों बार क्या है, चेंज करता रहता है पोलरिटी। तो हमें लगता है कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से ये कंडक्टिव दिखाता है। लेकिन अगर डीसी में देखें तो उसमें पोलरिटी चेंज करता ही नहीं है, और ये एज ए इंसुलेटर काम करता है, ये चार्ज को स्टोर करता है, ना कि इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए यहाँ पे डीसी कंडक्ट नहीं करता है, एसी कंडक्ट करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। जब बहुत बड़ा बड़ा सर्किट होता है और उसमें बहुत इंडिपेंडेंट सोर्स होता है और डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है, तब सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड को अपनाते हैं जैसे सुपरपोजिशन। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एक इंडिपेंडेंट सोर्स को लेते हैं और दूसरे जो इंडिपेंडेंट सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और जैसे करंट सोर्स हो तो उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसके बाद जैसे ये फिगर में दिया हुआ है, दो वोल्टेज सोर्स है, पहला हम लोग इस वोल्टेज सोर्स से ले रहे हैं और इसको हम डीएक्टिवेट करके इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए इस केस में। दूसरे में ये वोल्टेज सोर्स लिए और फिर इसको डीएक्टिवेट करके इसको हम लोग बना रहे हैं। अगर मान लिया इस रेजिस्टेंस की ओर निकालना है तो हमें इसका करंट, अगर करंट निकालना है तो I1 प्लस I2 को ऐड करके जो आएगा वो मेरा आंसर होगा सेम। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जाता है ये किसके लिए वैलिड है, तो ये सर्किट लीनियर होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए। डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जैसा रहेगा उसी तरह बिहेव करेगा। अगर उसमें करंट जीरो आ रहा है तो उसका भी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होगा या वोल्टेज पे डिपेंड होगा। तो हम लोग अब देख लिए कि यहाँ पे जो करंट एंड वोल्टेज फॉर एनी एलिमेंट इन द सर्किट इज द सम ऑफ द करंट एंड वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो हम लोग अब करंट या वोल्टेज उसी के अनुसार निकाल सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेलेगन्स थ्योरम। टेलेगन्स थ्योरम दिया गया था, उसमें यह है कि टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट या ब्रांचेस एट ए टाइम जीरो होता है, यानी कि इसमें पावर कंजर्व होता है। अगर आप पावर जितना बैटरी या कोई सोर्स है उससे जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव जितना निकल रहा है पावर, उतना हम लोग यूज भी कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर। इसका मतलब कि यहाँ पे लॉसेस को कंसीडर नहीं किया, एक्सटर्नल लॉसेस जो कि नेग्लिजिबल होता है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल जो वोल्टेज इनटू करंट इन द ब्रांचेज इक्वल टू जीरो, यानी कि टोटल जो पावर यूटिलाइज होगा सर्किट में वो खुद जनरेट होगा और खुद यूटिलाइज होगा। तो इस तरह से टोटल जीरो हो गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी इंटरव्यू रिलेटेड हो या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।